प्रभु श्री राम के उदाहरण में ओझा जी ने भले ही अरविंद केजरीवाल को चिपका दिया हो, लेकिन रावण वाले कैरेक्टर में अरविंद केजरीवाल ने ओझा जी को फंसा दिया है। अवध ओझा को कुंभकर्ण वाले कैरेक्टर में रखकर मैदान में उतार दिया, जबकि रामायण में भी ऐसा कहा जाता है कि दशानन रावण को यह बात पता थी कि अंत तो निश्चित है, फिर भी कुंभकर्ण को रण में उतार दिया था। और क्या हुआ यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल अब ऐसी ही बातें सियासत की गलियों में गूंज रही है कि अवध ओझा को टिकट नहीं मिली है, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने फिरकी ली है। जिस सीट से इस बार हार तय थी, उसी सीट से अवध ओझा की राजनीतिक भेंट चढ़ी है। ऐसे में अब एक मलाल तो है ही कि इतिहास के जानकार गुरु अवध सर की बोनी ही खराब हो गई है। ऐसा उनको उनके सुनने वाले ही कह रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अवध ओझा को अरविंद केजरीवाल ने फंसा दिया है? आखिर जिस शिक्षा क्रांति के दम पर आम आदमी पार्टी हर चुनाव लड़ती है, जिस शिक्षा क्रांति का जनक आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को बताती है, उस आम आदमी पार्टी ने आखिरकार मनीष सिसोदिया की सीट क्यों बदली और दूसरी डिजिटल दुनिया के शिक्षक के तौर पर खास पहचान रखने वाले अवध ओझा जी को क्यों उतारा? आखिर मनीष सिसोदिया जिस सीट से वर्तमान विधायक ही है, उन्हें क्यों भागना पड़ा? असल में यह जवाब आम आदमी पार्टी भी नहीं देगी। चलिए वजह हम आपको खुद ही बताते हैं। दरअसल अवध ओझा जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की जीत की संभावना कम और हार की ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी को इस बार मैदान में उतारा है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक कोई भी उम्मीदवार इस सीट पर अनाउंस नहीं किया, लेकिन चर्चा है कि रवि नेगी पटपटगंज विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी नेगी ही कैंडिडेट थे और नेगी की एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस इस सीट पर दिखी थी। और पिछले चुनाव पर ही क्यों, अब आम आदमी पार्टी के उदय के साथ ही पटपटगंज सीट का पूरा इतिहास ही हम आपको बता देते हैं। चलिए समझिए, साल 2013 में जब आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली के चुनाव में उतरी थी, तो मनीष सिसोदिया ने पटपटगंज सीट को चुना था। मनीष सिसोदिया के सामने बीजेपी के नकुल भारद्वाज और कांग्रेस के अनिल कुमार की चुनौती थी। सिसोदिया ने पहले ही चुनाव में दोनों को पीछे छोड़ा और 50,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। वहीं बीजेपी के नकुल भारद्वाज और मनीष सिसोदिया के बीच हार जीत का अंतर 11,476 वोट था। मतलब ठीक ठाक मार्जिन मनीष सिसोदिया ने ले लिया था। अब साल 2015 के विधानसभा चुनाव में यह अंतर बढ़कर 28,000 से ज्यादा हो गया था। मनीष सिसोदिया को 75,477 वोट मिले थे और आपसे बीजेपी में आए विनोद कुमार बिन्नी को 46,716 वोट मिले थे। मतलब पहले के मुकाबले एक जबरदस्त रिकॉर्ड सिसोदिया ने यहां बना लिया था। अब साल 2020 का चुनाव हुआ, लेकिन यह चुनाव मनीष सिसोदिया के लिए चिंता बढ़ाने वाला साबित रहा। उस समय एक तरफ तो आम आदमी पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सत्ता में वापसी हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया बीजेपी के रविंदर सिंह नेगी के मुकाबले पिछड़ रहे थे। कांटे की टक्कर में मनीष सिसोदिया 3207 वोट के अंतर से जरूर जीते, लेकिन रविंदर सिंह नेगी ने इस प्रदर्शन से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। मतलब सिसोदिया की जीत की चर्चा कम और नेगी की हार की चर्चा ज्यादा थी। तो आप अब समझ गए होंगे मनीष सिसोदिया को यह सीट छोड़कर भागना क्यों पड़ा। लेकिन अब वर्तमान पर आते हैं, भविष्य में होने वाले चुनाव पर बात करते हैं। फिलहाल पहला सवाल तो यही होगा कि इस बार कौन जीतेगा। इसका एक अनुमान हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें कुछ हद तक समझा जा सकता है। चलिए अब कन्वर्ट करते हैं। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो पटपटगंज सीट से साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा 29,000 से ज्यादा वोटों से आगे रहे थे। यानी बीजेपी लोकसभा चुनाव में पटपटगंज से काफी आगे रही थी। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने अवध ओझा को कुंभकर्ण के पात्र से क्यों जोड़ा। अब दूसरा कारण भी समझ लीजिए। बात अगर पटपटगंज सीट पर समीकरण की जाए, तो पटपटगंज विधानसभा क्षेत्र मिक्स आबादी वाला है। यहां एक तरफ आईपी एक्सटेंशन, मयूर विहार फेज 1 और मयूर विहार एक्सटेंशन जैसे सैकड़ों ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, तो वहीं दूसरी तरफ फेज 1 और फेज 2 के टीडीए फ्लैट्स का कुछ हिस्सा भी इस इलाके में आता है। इस इलाके में पटपटगंज, चीला कोटा और खिचड़ीपुर जैसे अर्बन विलेज भी है।
तो वहीं ईस्ट विनोद नगर, वेस्ट विनोद नगर, शशि गार्डन, आचार्य निकेतन, प्रताप नगर, पांडव नगर, मंडवाली और कल्याणवास जैसी कॉलोनियां भी हैं। इसके अलावा जवाहर मोहल्ला, आदर्श मोहल्ला, हरिजन बस्ती, खोखा पटरी कैंप, रामप्रसाद बिस्मिल कैंप, महात्मा गांधी कैंप जैसी झुग्गी बस्तियां भी है। तो वही बात अगर जातिगत समीकरण की करें तो इस सीट पर सबसे ज्यादा पूर्वांचली वोटर्स हैं, जो बीजेपी के कट्टर समर्थकों में से एक है। 20 पर उत्तराखंडी वोटर्स हैं, ये भी बीजेपी के पाले में पिछले कुछ सालों से पड़ते दिखाई देते हैं। 12 पर ब्राह्मण वोटर्स हैं। अब आप जानते ही हैं ये वोट किसे जाता है। ये पहला वर्ग है जो कुछ वोट को छोड़ दे तो पूरा का पूरा खेमा ही बीजेपी को सपोर्ट करता है, और एक ऐसा धड़ा है जिसे कोई फर्क फिलहाल नहीं पड़ता। वहीं 8 से 10% गुर्जर वोटर हैं और दलित वोटर भी लगभग 8 से 10% है। तो वहीं 5 से 6% आबादी मुस्लिम वोटर की भी है। अब इस बार सीट से आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को मैदान में उतारा है, और अवध ओझा के फेवर में इस बार के चुनाव में जो फैक्टर काम कर रहे हैं वो ये है कि नया चेहरा होने से इस सीट पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ हद तक एंटी इनकम्बेंसी कम हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, दोबारा दोहरा रहा हूं, बस कुछ हद तक एंटी इनकम्बेंसी कम हो सकती है। दूसरा फैक्टर पॉपुलर फेस, इसका फायदा अवध ओझा को मिल सकता है, लेकिन यह कोई बड़ा फैक्टर साबित नहीं हो सकता क्योंकि बड़े बड़े चेहरों को भी जनता धूल चटा देती है। अब तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होने का फायदा। बच्चों की शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर यह फैक्टर काम का होता तो शायद मनीष सिसोदिया जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है उन्हें भागना नहीं पड़ता। यह उदाहरण है जो फैक्टर को काट रहा है। हालांकि एक फैक्टर और है जो बीजेपी के फैक्टर को भी काट रहा है। वो फैक्टर यह है कि जो ओझा को ब्राह्मण होने का फायदा भी मिल सकता है, लेकिन हार वाले फैक्टर अभी भी ज्यादा है। एक और फैक्टर समझ लीजिए जो अवध ओझा के खिलाफ काम कर सकता है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा से बीजेपी 29,000 के बड़े मार्जिन से आगे रही थी। यह फैक्टर सबसे बड़ा है। शायद लोकसभा के नतीजे देखने के बाद से ही मनीष सिसोदिया ने मन बना लिया होगा कि अब फिर यहां से कतई चुनाव नहीं लड़ना है। मनीष सिसोदिया जानते हैं इस सीट पर पहाड़वाद जमकर हावी है। यहां उत्तराखंड के प्रवासी लोग काफी बड़ी संख्या में रहते हैं, लगभग 20%, खासकर उत्तराखंड के ठाकुर, जो पिछली बार रवि नेगी को उत्तराखंड के ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं, उनके चुनाव लड़ने से पूरा उत्तराखंडी वोटर बीजेपी की तरफ चला गया था। ऐसे में अगर एक बार फिर से बीजेपी रवि नेगी को चुनती है और बीजेपी मैदान में उन्हें उतारती है तो अवध ओझा की यह पहली ही राजनीतिक बोनी खराब हो सकती है, और कहीं गुल्लक फोड़कर चिल्लर जैसे ओझा जी को वोट ना गिनना पड़े। हाल यह भी हो सकता है क्योंकि अब जो बताने जा रहा हूं और जो पुख्ता कर देगा, पटपटगंज के विधानसभा क्षेत्र में निगम के चुनाव में इस सीट की 4 में से 3 वार्ड बीजेपी ने जीते थे। अब समझिए, साल 2013 के बाद से हर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का मार्जिन कम हो रहा है। सिसोदिया की जेल जाने से इस इलाके में काम नहीं हो पाए, जिसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। पिछली बार सिसोदिया के सामने कोई हैवीवेट कैंडिडेट नहीं था, उसके बावजूद चुनाव फंस गया था। लेकिन इस बार ओझा के सामने हैवीवेट कैंडिडेट भी है, क्योंकि पिछली बार में ही यह साबित हो चुका है। ऊपर से कांग्रेस भी हावी है। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने लगता है कि वही सीट दी है जिसको आम आदमी पार्टी के लिए बचाना सबसे मुश्किल था। खैर, अवध ओझा जी इतिहास के अच्छे जानकार हैं, पर वर्तमान और भविष्य के जानकार होते तो शायद इस सीट से नहीं फंसते। आखिरकार बात राजनीतिक बोनी की है। क्या इस सीट पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या इन सब मुश्किलों के बावजूद भी अवध ओझा सर इस सीट से आबाद हो पाएंगे, जीत पाएंगे? तमाम घेराबंदी के बीच क्या वो जीत पाएंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके कमेंट्स जरूर पढ़ेंगे। अगर आपका कमेंट अच्छा लगा तो अगली वीडियो में उसे शामिल भी करेंगे। नमस्कार।